हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में बहुत ही क्विक और इजी वे में मैं आपको बताऊंगी सेल साइकिल और उसके फेजेस के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी तो क्लियर हो ही जाएगी, साथ में आप इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सब जानते हैं कि केवल एक सेल जाइगोट डिवाइड करते करते पूरा ह्यूमन बेबी फॉर्म कर लेता है। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली नए सेल्स पुराने डेड सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं और ये सब पॉसिबल हो पाता है थ्रू सेल डिवीजन। लेकिन जिस सेल डिवीजन को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें स्टेप वाइज सेल का जीनोम डुप्लीकेट होता है, सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि सेल ग्रो करता है और फाइनली डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो ये तो बात हुई कि व्हाट इज सेल साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेल साइकिल में एक्चुअली होता क्या है। तो एक सेल साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हमने बनाया एक सर्कल। अब इस पूरी सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज और एम फेज या माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। कैसे? यहाँ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे जैसे कि प्रोटीन्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। एम फेज की अगर बात करें तो एम फेज या माइटोटिक फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। क्लियर? अब एक मजे की बात सुनिएगा। ह्यूमन सेल के केस में एक पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अबाउट 24 आवर्स लगते हैं। ओके, अब इन 24 आवर्स में से एम फेज यानी एक्चुअल सेल डिवीजन केवल 1 घंटे का होता है। यानी सेल साइकिल के 95% ड्यूरेशन में इंटरफेज में ही रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप महीनों पढ़ाई करते हो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो और एग्जाम केवल थोड़े समय का होता है, वैसे ही यहाँ सेल साइकिल के केस में भी है कि 95% समय तो प्रिपरेशन में ही जा रहा है, राइट? अब इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया गया इनटू 3 फेजेस, G1 फेज या गैप 1 फेज, S फेज या सिंथेसिस फेज और G2 फेज या गैप 2 फेज। तो फटाफट से अगर मैं आपको बताऊं कि हर फेज में होता क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। इसीलिए बहुत सी बुक्स में G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहा गया है। एस फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं। चैप्टर में आगे चल के हम सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इससे स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं। इसको हम माइटोसिस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट? और ऑब्वियसली डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन भी बनेंगे। हिस्टोन वो प्रोटीन्स होते हैं जिसके अराउंड डीएनए लिपटा रहता है। G2 फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल माइटोसिस में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है थ्रू ट्रांसलेशन और सेल और ज्यादा ग्रो करता रहता है। ऑलराइट? तो ये तो हुई इंटरफेज में आने वाली फेजेस की बात। अब एक स्टेज और आप लोगों ने सुनी होगी, G0 या क्विसेंट स्टेज। तो ये क्या चीज है? देखिए, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे हार्ट के सेल्स, और भी बहुत से सेल्स हैं जो कभी कभी ही डिवाइड करते हैं। तो होता क्या है कि ये सेल्स G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं, यानी S फेज में ना जाके ये एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसे बोलते हैं G0 फेज। ऐसे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं लेकिन ये प्रोलिफरेट नहीं करते हैं,
यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देखिए, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना एक ही बात है, मतलब होता है नंबर बढ़ने से, राइट? तो जो सेल्स G0 फेज में होते हैं वो उस इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, लेकिन अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तो ये वापस से सेल साइकिल में एंटर कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया G0 फेज के बारे में, M फेज और इंटरफेज के बारे में, और हमने डिस्कस किया कि इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं। अब इसी को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट NCERT में डिस्कस किया गया है, जिससे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमें इसे अच्छे से समझना होगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन सेल, और ये सेल एंटर करने जा रहा है सेल साइकिल में। तो जब ये सेल G1 फेज में एंटर कर रहा था उस वक्त हमने इस डिप्लॉयड सेल में दो चीजें नोटिस करी। एक, इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे डिनोट किया स्मॉल n से। तो क्योंकि ये सेल डिप्लॉयड है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या जैसे हम कहते हैं प्लॉइडी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2n से, राइट? मेरे रेगुलर व्यूअर्स यानी क्यूरियस माइंड्स को तो प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट अब तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा ही, लेकिन मेरे नए व्यूअर्स को अगर मैं विजुअली समझाना चाहूँ तो देखिए, डिप्लॉयड का मतलब हुआ कि इस सेल में हर क्रोमोसोम 2 के पेयर में होगा। यहाँ मैंने कलर्स के थ्रू आपको सिमिलर क्रोमोसोम्स विजुअलाइज करवाने की कोशिश करी है। तो ये ब्लू पेयर में है, रेड पेयर में है, ऐसे ही हर क्रोमोसोम पेयर में होता है। ये मतलब हुआ डिप्लॉयड का। ऑलराइट, और दूसरी चीज जो हमने नोटिस करी वो था इस सेल में डीएनए का अमाउंट या डीएनए कंटेंट। उसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल C से। तो G1 फेज में हमने अमाउंट ऑफ डीएनए को मान लिया 2C। ओके, अब G1 फेज में तो डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता, तो प्लॉइडी और अमाउंट दोनों सेम रहेंगे, यानी 2N और 2C। अब ये सेल पहुंचा S फेज में, तो यहां डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा डबल, यानी 4C, लेकिन प्लॉइडी वही की वही रहेगी, यानी 2N। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे? तो चलिए फिर से इसको विजुअलाइज करेंगे। जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो ये कुछ इस तरह से होता है, यानी आप अगर काउंट करो तो क्रोमोसोम्स अभी भी उतने ही हैं, केवल क्रोमैटिड का नंबर इंक्रीज हुआ है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी उतने ही हैं। क्लियर? उसके बाद ये सेल जाता है G2 फेज में। यहां भी किसी तरीके का डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से N और C पिछले फेज जैसे ही रहेंगे, यानी कि 2N और 4C। उसके बाद जब सेल M फेज में पहुंचेगा और फाइनली डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो हर एक डॉटर सेल को 2C अमाउंट डीएनए मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्लॉइडी वही रहेगी, विच इज 2N। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल साइकिल की S फेज में सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या चेंज आता है, या सिंपली N और C में क्या चेंज आता है, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपकी NCERT की एक्सरसाइज में लास्ट में पूछा गया है 16th क्वेश्चन में, तो अब तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर लोगे, राइट? चलिए, तो फिर लास्ट में हम आ जाते हैं M फेज या माइटोटिक फेज पे। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, M फेज वो फेज है जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। तो इसमें सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद यूजुअली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और उसी के साथ 2 नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। M फेज या माइटोसिस को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन
इस वीडियो का PDF मैं टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी 8 पे पोस्ट कर दूंगी। See you guys in the next one, and until the next time, stay curious.